वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज हो गई है 15 जून 2020 और ये है टेस्ट नंबर 90। यूपी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। देखिए, इंडिया में 5 करोड़ लोग जो हैं डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक तनाव जिसको बोलते हैं, अवसाद। और ये 2019 की रिपोर्ट है, 2020 में तो और बढ़ गए होंगे। देखिए, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, आपने कोई लोन लिया उससे रिलेटेड हो सकता है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वाइफ से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई कंपनी आपसे बाद में स्टार्ट हुई थी किसी की, आप उससे काफ़ी पहले से थे लेकिन वो आपसे ज़्यादा ग्रो कर सकता है, इस चीज़ से डिप्रेशन किसी चीज़ का भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो ज़िंदगी समय देती है ना। लेकिन अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे समय को चेंज करोगे, सुधार कैसे करोगे, इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर, इन सारी चीज़ों से लेकर क्या कर लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, घर वाले, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन इन चीज़ों को दूसरों से शेयर करो, दोस्तों से शेयर करो, घर वालों से शेयर करो, क्या पता आपके प्रश्न का हल उनके पास मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए जिससे आपकी इतनी बड़ी जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारतीय संविधान की एकात्मकता और गैर संघीय प्रकृति को दर्शाते हैं? संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों का विभाजन। देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है इस तरह से कि संविधान की संघात्मक और गैर संघात्मक विशेषता बताइए। तो देखिए, संविधान का जो लचीलापन है वो इसकी गैर संघात्मक विशेषता है। अगर यहीं होता लिखित संविधान या फिर संविधान की कठोरता, तो वो जो है संविधान का जो है वो हो जाता संघात्मक जो है उसकी विशेषता या प्रकृति। एकीकृत न्यायपालिका भी इसकी गैर संघात्मक प्रकृति है संविधान की। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी गैर संघात्मक है। शक्तियों का विभाजन संघात्मक है। अखिल भारतीय सेवाएं गैर संघात्मक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। तो शक्तियों का विभाजन जो है वो संविधान की संघीय प्रकृति को दर्शाता है। इस पर पहले भी चर्चा की होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाली है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और जैसा प्रस्तावना है ना, इसके जैसा राज्य के नीति निषेध सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य भी हैं कि आप उनका पालन करें या ना करें, उसके लिए आपको जो है कोर्ट में नहीं घसीट सकते। लेकिन हाँ, संसद चाहे तो आपके ऊपर जो है आपको दंडित कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन कोर्ट नहीं, न्यायालय नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा गलत है, बताना है आपको। निचले सदन का विघटन होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए निचला सदन और ऊंचा सदन कौन सा है। तो निम्न सदन या नीचा सदन जो है, निचला सदन लोकसभा है। अगर यहाँ उच्च सदन का विघटन होता है तो गलत है, क्योंकि राज्यसभा का तो विघटन ही नहीं होता ना। उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। और वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला गलत है। देखिए, वास्तविक यानी ये जो रियल हेड है ना, रियल, वो है हमारे देश के पीएम। और जो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का मुखिया है, वो कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये गलत है स्टेटमेंट। तो भारत में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक में नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति भिन्न व्यक्तियों में निहित होती है। वास्तविक प्रधानमंत्री हैं और जो नाम मात्र के मुखिया हैं वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सिक्किम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, 1947 ईस्वी तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था
जहाँ चोग्याल का शासन था। दूसरा स्टेटमेंट है, एक नया अनुच्छेद 371F जोड़ा गया जो सिक्किम के प्रावधान के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य जो है वो घोषित करता है, दर्जा देता है। तो बिल्कुल 35वां जो है सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा देता है, और जो पूर्ण राज्य का दर्जा देता है ना, कई बार बताया होगा, वो 36वां संविधान संशोधन है, 38वां नहीं। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो सी वाला गलत है यहाँ पर। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना गया और सह संबद्ध राज्य 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन पॉलिटी के प्रश्न है इसमें सारे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकारों में से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। ये पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं, कई बार चर्चा हुई है इसके ऊपर। सी है, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित। यह असीमित नहीं है लेकिन बाध्य योग्य है, और राज्य उन पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका जो है निर्णय न्यायालय करता है। तो मूल अधिकार तो वाद योग्य हैं, लेकिन राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, याद रखिएगा। ये डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ये ए वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करते हैं। सामाजिक आर्थिक की बात नहीं हुई है मौलिक अधिकारों में, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो मूल अधिकारों का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांत देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी में छोटी छोटी चीज़ों से जो है गलत हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य है। देखिए बाध्य थोड़ी है, गलत है, पहले यहीं गलत हो गया, यहीं हमारा आंसर मिल गया। बाकी ये वाला करेक्ट है। अभी संतुष्टि से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, करेक्ट है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि संसद किसी क्षेत्र के राज्य को बढ़ाया घटा सकती है। तो राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अनुच्छेद 35 केवल संसद के कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों में से कौन सा तत्व जो है गांधीवादी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अलग अलग करके पूछ लेते हैं, कहाँ से हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है ना, फिर 51A से स्टार्ट हो जाते हैं मौलिक कर्तव्य। तो देखिए इसमें गांधीवादी सिद्धांत अलग कर रखे हैं, सामाजिक सिद्धांत अलग कर रखे हैं, बौद्धिक सिद्धांत अलग हैं। तो इनमें पूछ लेते हैं, अधिकतर गांधीवादी सिद्धांत पे फोकस करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास। बिल्कुल गांधी जी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए जोर देते थे। और काम की न्याय संगत तथा अमानवाचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
देखिए ये नहीं है, ये समाजवादी सिद्धांत है, गांधी जी ने इस चीज़ पर कभी जोर नहीं दिया। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। नशीली इस चीज़ को भी बोलते थे गांधी जी। और गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू वाहक पशु की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार, इस चीज़ को भी प्रोत्साहित किया था उन्होंने। ये वाला नहीं है, बी वाला, ये सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो काम की न्याय संगत और मानवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, मैटरनिटी बेनिफिट का उपबंध जो है वो नीति निषेधक तत्वों के समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। अगर यहीं संवैधानिक होता तो गलत हो जाता। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। देखिए प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष नहीं होता, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो होता है ना, वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो क्षेत्रीय परिषद मतलब जोनल काउंसिल स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय मतलब गैर संवैधानिक इसको बोल सकते हैं, संवैधानिक नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। संसद के निर्वाचित और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या केवल संसद के निर्वाचित सदस्य। आंसर सबको पता चल गया होगा, दिख गया होगा। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के निर्वाचित और मनोनीत, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर जो है भाग लेते हैं। लेकिन यहीं अगर राष्ट्रपति होता तो संसद और राज्य विधानसभाओं के जो है इलेक्टेड मेंबर इसमें केवल भाग लेते हैं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। संसद किससे मिलकर बनी है, लोकसभा राज्यसभा दोनों। संसद और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर इसमें भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद में कौन, लोकसभा आ गई और राज्यसभा आ गई, प्लस जो राज्य हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और राज्यसभाओं के भी निर्वाचित, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा एक असत्य है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है। यद्यपि राष्ट्रपति के पास परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता है। ये वाला करेक्ट है, ये गलत है, दूसरा पकड़ा गया यहाँ पर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रता है, किंतु उसके पास संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, नहीं है। ये करेक्ट है सी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिक जैसे राजदूत व उच्चायुक्त को भेजता व स्वागत करता है। वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल करता है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पारिस्थितिक विवेक स्वतंत्रता है, परंतु उसके पास संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है। तो देखिए राष्ट्रपति के पास संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ पारिस्थितिकीय विवेक स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान निर्माण के समय राज्यसभा सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की गई थी और पहले बैच में राज्यसभा में सेवानिवृत्ति के लिए सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर हुआ था। कौन सा करेक्ट है। देखिए संविधान निर्माण के समय राज्यसभा सदस्यों की पदावधि तो निर्धारित ही नहीं की थी, गलत है पहला वाला। दूसरा वाला करेक्ट है, पहले बैच के जो राज्यसभा में सेवानिवृत्ति के लिए सदस्यों का चयन जो है वो लॉटरी के आधार पर किया गया था, बी है इसका आंसर। तो संविधान सभा ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 1951 के आधार पर निर्धारित किया था, बाद में हुआ वो 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य करते हैं।
और राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए एक निर्वाचित मंडल द्वारा चुना जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य करते हैं। तो केवल निर्वाचित सदस्य करेंगे या फिर मनोनीत भी करेंगे? देखिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का जो निर्वाचन है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं करते, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है, इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। मंत्रिमंडल संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? दोनों के दोनों करेक्ट हैं, उपरोक्त दोनों के दोनों सही हैं। जिसकी एक्सप्रेशन नहीं है उसको कम से कम 2 बार रीडिंग मारा कीजिए। तो मंत्रिमंडल संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से बनता है, मंत्रिमंडल याद रखिएगा, मंत्रिमंडल से मंत्रिपरिषद नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। और इसी मंत्रिमंडल के परामर्श से 352 लगता है। क्या है 352 में? राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। संसद के नेता व विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित है, मतलब संवैधानिक पद है। संविधान ने हिंदी व अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है। देखिए दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला वाला गलत है। सदन के नेता और विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है। तो सदन के नेता व विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है। संविधान ने हिंदी व अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है। और पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार जो है वो दे सकते हैं। पीठासीन अधिकारी कौन सा होता है? लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन है? लोकसभा स्पीकर। राज्यसभा में कौन होगा? राज्यसभा का सभापति। तो ये दोनों जो हैं, अगर राज्यसभा की कार्रवाई हो रही है तो राज्यसभा का, लोकसभा की कार्रवाई हो रही है तो लोकसभा स्पीकर उसको अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। और वो बाकी ट्रांसलेटर तो वहाँ रहते ही है, ईयरफोन लगा कर सब कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।